हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्वालिटी गुरु। क्वालिटी गुरु का मतलब है कि उन एक्सपर्ट्स के बारे में जानना जिन एक्सपर्ट्स ने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या क्वालिटी के संदर्भ में जो नॉलेज आया, उस नॉलेज को प्रोड्यूस करने में या उस नॉलेज को डेवलप करने में जिन लोगों का योगदान रहा, उन विशेषज्ञों के बारे में चर्चा की जाती है इस टॉपिक के अंतर्गत। अब चूंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो गुणवत्ता के संदर्भ में जो नॉलेज है, वो ज़्यादातर जो नॉलेज है वो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के द्वारा खोजा गया है, लेकिन क्वालिटी के बारे में कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स के भी नाम हैं, जिसमें से कुछ जो आपके सिलेबस में है उनमें से एक व्यक्ति सी के प्रहलाद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। लेकिन इसके अलावा भी पीसी महलानोबिस, आरवी रामचंद्रन, नीतू बोहरा, ये सब ऐसे नाम हैं जिन्हें हम इंडियन क्वालिटीज गुरुज के नाम से जानते हैं, जिसमें से पीसी महलानोबिस बहुत ज्यादा फेमस है और सी के प्रहलाद जो एक एनआरआईज थे। ठीक, लेकिन खैर इनको डिस्कस करने से पहले हम ये जो गुणवत्ता का जो रिवाइवल हुआ या जो गुणवत्ता की एक क्रांति आई, एक रिवोल्यूशन आया क्वालिटी को लेकर के ग्लोबल लेवल पर, हम इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर डिस्कशन करते हैं। आज गुणवत्ता को लेकर के शिक्षा में जितनी भी बात हो रही है, ये गुणवत्ता का ज्ञान सीधे शिक्षा में नहीं आया। पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग या एक कॉरपोरेट सेक्टर में, या जिसे हम प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर कहते हैं, वहां पर ये बात की जाती थी। लेकिन आज गुणवत्ता की बात शिक्षा के संदर्भ में भी होने लगी। तो हम जरा उन विशेषज्ञों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिन विशेषज्ञों के विचारों से ही जो गुणवत्ता का उद्भव हुआ और गुणवत्ता के बारे में विश्व पटल पर या विश्व स्तर पर इतनी चर्चाएं और प्रयास प्रारंभ हो गई। तो हम आज डिस्कशन करेंगे क्वालिटी गुरुज के बारे में। क्वालिटी गुरुज आप समझ रहे हैं ना, गुरु का मतलब समझ रहे हैं ना, जो मास्टर है, यानी मास्टर से अलग गुरु का मतलब है जिसके पास एक्सीलेंस है, यानी थिंकर्स। एक तरीके से हम यहाँ पर क्वालिटी गुरुज को ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये फिलोसफर ऑफ क्वालिटी है। जैसे एक फिलॉसफी होती है जो किसी भी दिशा में चिंतन करते हैं, जैसे जो व्यक्ति साइंस में होते हैं उनको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, जो मेडिकल की फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम डॉक्टर्स बोलते हैं या बहुत स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो मेडिकल की फील्ड में होता है एक्सपर्ट्स, उसको हम डॉक्टर्स बोलते हैं। इसी तरीके से जो नॉलेज की फील्ड में होता है उसको अलग अलग नामों से विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, फिजिशियन हो, सर्जन हो, ये सारे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, लॉयर्स हो। ठीक है, तो एक तरीके से जब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं और विशेष रूप से क्वालिटी मैनेजमेंट की बात होती है, तो वहां पर एक मैनेजमेंट गुरु होते हैं, उन्हीं को हम क्वालिटी गुरु के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वालिटी गुरु है, इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिव नेम इनका मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं।
और ये होते क्या है एक तरीके से अगर हम इसे बात की जाए तो ये फिलोसफर्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। क्लियर? तो इनके बारे में एमबीए के स्टूडेंट बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस में हम केवल उतनी चर्चा करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं फिर उसके बाद, ताकि हमको पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा एक क्लियरिटी फील हो। तो हम जरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, क्वालिटी के बारे में जब बात शुरू हुई तो वो बात हुई एक 3 सेक्टर्स में हम इसको बांट करके पढ़ते हैं। अर्ली 1950s, लेटर 1958 और ऑनवर्ड्स 1970। बेसिकली ये 3 एज हैं क्वालिटी को लेकर के। अब यहां पर समझना क्या है, समझना ये है कि गुणवत्ता को लेकर के जब हम जो परिवर्तन आए, जो क्रांति हुई, उसमें जो सबसे पहला मनोवैज्ञानिकों ने विभाजन किया, या सॉरी एक्सपर्ट्स ने जो विभाजन किया, वो किया 1950 के पहले का समय, फिर 1950 के बाद, और फिर 1970-80 के बाद से वर्तमान तक। तो इस एरिया में या इस एज में, यानी 1950, चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, औद्योगिक क्रांति से लेकर के 1950 तक जो लोगों का योगदान रहा वो थे अमेरिकन गुरु। यहां पर किनका नाम है? अमेरिकन गुरु हैं। और जिन्होंने क्या किया, कन्वे मैसेज टू जापानीज, बेसिकली यहां पर ये निकल करके आता है कन्वे मैसेज टू जापानीज। अभी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर जो बात होती है वो होती है जापानीज गुरु की। इन्होंने क्या किया, add a new concept of quality in American thought। और फिर यहां पर जो बात होती है वो वेस्टर्न एंड इंडियन गुरुज की बात होती है। जो प्रभावित किससे हैं? इन्फ्लुएंस्ड बाय तो यहां तक क्या समझ में आ रहा है कि जो पहले 2 चरण थे, यानी जो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट फेज है, ये हमारा सेकंड फेज है, और यहां पर ये हमारा थर्ड फेज है।
तो जो फर्स्ट फेज था क्वालिटी को लेकर के, उसमें जो योगदान रहा वो था अमेरिकन गुरुज का या अमेरिकी एक्सपर्ट्स का। जो दूसरा फेज था वो था जापानीज लोगों का, यानी उसमें जापान के लोगों ने इस दिशा में बहुत काम किया। और तीसरा जो काम फेज था उसमें बहुत सारे पश्चिमी और भारतीय गुरुज के नाम आते हैं। अब यहां पर कन्वे मैसेज टू जापानीज, यहां पर इसका मतलब क्या है ये जरा समझते हैं। क्योंकि यहां पर जो मेन लोग थे, हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था, जिसमें से उसके हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर ध्वस्त हो चुके थे, जो उसके उस समय की इकोनॉमिक कैपिटल हुआ करते थे। लेकिन जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया और जब जापान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका, तो उसके बाद अमेरिकी सरकार ने अपने यहाँ के विशेषज्ञों को जापान भेजा, ताकि जापान को फिर से स्टैंड कराया जा सके या जापान को फिर से मजबूत और शक्तिशाली बनाया जा सके। तो यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों को अमेरिका से जापान भेजा गया और उन लोगों ने जाकर के जापान में युद्ध के बाद की जो त्रासदी थी, उस त्रासदी से या उस विभीषिका से जापान को उबारने में जिन्हें मदद करनी थी, जापान को नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव में। तो यानी हम यहाँ पर उन एक्सपर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो अमेरिका से जापान गए और जापान में जाकर के उन लोगों ने जापान की अर्थव्यवस्था को या जापान की इकोनॉमी को सुधारने में जिन्होंने हेल्प की। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से हम यहाँ पर इस डिकेड्स में, इस पीरियड में जिन लोगों की चर्चा करते हैं, जिन लोग आते हैं, उनमें से पहले हैं वाल्टर शेवार्ट। दूसरा जो फेमस नेम है वो है एडवर्ड्स डेमी। तीसरा जो नाम है वो है जोसेफ जूरान। और भी नाम हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे आर्मांड वी फैसनबेयम। तो जिसमें से ये दो लोग जो थे ये जापान भेजे गए या जापान गए थे, जापान में जाकर के लोगों ने काम किया। फिर दूसरा, जब ये लोग जापान गए तो जापान के विशेषज्ञ इनसे बहुत प्रभावित हुए और फिर उन लोगों ने जो अमेरिकन थॉट था क्वालिटी को लेकर के, उस अमेरिकन थॉट में अपनी जो है कुछ चीजों को उन्होंने मिक्स किया या उनको कंबाइन किया और फिर एक अलग विचारधारा उन्होंने गुणवत्ता के संदर्भ में प्रक्षित की, जिसमें से बहुत सारे सिद्धांत यहाँ पर जो लोग फेमस है उनके जो नाम है उसमें से सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है काओरो इशिकावा का। काओरो इशिकावा। फिर है निगेची तागुची। जिनेची टगुची। और तीसरा एक नाम है सीजियो शिंगो। तो ये थोड़े नाम है, काओरो इशिकावा, जिनेची टगुची एंड सीजियो शिंगो। ये बहुत फेमस नेम है और इनके आगे हम लोग सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो इसमें से जो नाम आते हैं वो हैं फिलिप क्रॉसबी, डेविड गार्विन, सी के प्रहलाद,
सीवी रामचंद्रन। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय हैं, आगे जब हम इंडियन क्रूज के बारे में चर्चा करेंगे तो इनको लोगे। तो जब हम क्वालिटी क्रूज के बारे में बात करेंगे, इसमें से जो आपके सिलेबस में है पढ़ना है वो पढ़ना है वाल्टर सेवार्ट्स को, एडवर्ड डेमिंग को, और इंडियन में केवल पढ़ना है श्री के प्रहलाद को, यानी कोयम्बटूर कृष्णराव प्रहलाद। तो ये तीन को हमें डिटेल में पढ़ना क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। लेकिन ये कहां से बिलोंग करते हैं और इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा कहां से प्रेरित है, इस चीज को समझने के लिए ये बाइफरकेशन जरूरी है। और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये चार्ट को समझना जरूरी है। तो ये चार्ट हमको क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है? ये चार्ट हमको ये बता रहा है कि संसार में जितने भी मैनेजमेंट गुरु हुए हैं या मैनेजमेंट की फील्ड में जो कुछ भी एक परिवर्तन या क्रांति आई है, उस क्रांति को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित या तीन मुख्य फेजेस में बांटा जा सकता है। पहला चरण 1950 तक का है, 1950 के पहले का है। दूसरा 1950 से 1970 तक का है, और फिर 1970 से लेकर के अब तक का है। 1950 तक का जो समय था उसमें जिन लोगों ने इस दिशा में काम किया वो था, उसमें मुख्य रूप से अमेरिकी लोगों का ही योगदान था, और विशेष रूप से उन अमेरिकी लोगों का योगदान था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा जापान में औद्योगिक सुधारों के हेतु भेजे गए थे या अपॉइंट किए गए थे। दूसरा फेज आया 1950 से 1970 तक का, जिसमें जो स्टीयरिंग थी या मुख्य रूप से जिन लोगों ने काम किया वो काम था जापानीज का। आप जानते हैं कि जापान एक छोटा सा देश जो परमाणु बम की विभीषिका को झेल चुका था, लेकिन आज वो इतना डेवलप कंट्री क्यों है, आज इतना वो शक्तिशाली देश क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों में बहुत विल पावर थी, और इस विल पावर में जो आज जापान टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, उसमें इन तीन लोगों का बहुत योगदान था, काओरो इशिकावा, जेनिची तागुची एंड शिचियो शिंगो का। तो इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा भी कई सारे लोग थे, लेकिन हमने जिन तीन प्रमुख लोगों की चर्चा की उनका योगदान दूसरे की तुलना में सबसे ज्यादा था। और इसके बाद फिर जापानीज मॉडल क्या था क्वालिटी का, ये जब हम आगे इस यूनिट में आगे चलेंगे तो आगे की यूनिट में जापानीज मॉडल ऑफ चेंजमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, तब यहाँ पर समझेंगे कि इन लोगों ने क्या योगदान दिया। भले ही ये लोग सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन इनके विचारों को आगे हमें समझने का अवसर मिलेगा अपने इसी यूनिट में। फिर उसके बाद वेस्टर्न और इंडियन गुरुज के बारे में बात करते हैं। ये वो लोग थे जो जापान की, चूंकि इस 1950 से 70 के बीच में, यानी जापान ने इतनी तेजी से क्रांतिकारी बदलाव किया कि वो अमेरिका से पीछे हो गया, आगे हो गया था। यहां पर एक बात आप समझ लीजिएगा कि जब यहां पर जो विश्व युद्ध के बाद जापान ने इतनी तेजी से प्रगति की, उस तेजी से प्रगति की करने में केवल जापानीज लोगों का ही योगदान नहीं था। इस बात को, हालांकि हमको अब तक यही बताया गया कि जापान ने स्वयं अपने आप को स्टैंड किया। नो डाउट कि जापान के लोगों में बहुत सारा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो एक जो रास्ता दिखाने का काम था, उसमें से ये एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ जुरान का भी बहुत बड़ा योगदान था। ये दोनों लोग अमेरिका से जापान आए और जापान में इन लोगों ने जापानी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में और जापानीज बिजनेस को स्टैंड करने में बहुत बड़ी और महती भूमिका को निर्वाहित किया था। यहाँ पर एक चीज को आपको समझ लेना जरूरी है कि ये जो एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ जुरान ने जापान में आकर के काम किया था, और ये जो यहाँ पर बता रहे थे या जो गाइड कर रहे थे, एक बड़ी विचित्र सी बात है यहाँ पर कि जो ये लोग कह रहे थे यहाँ पर, उसे जापान के लोग तो मान रहे थे, लेकिन अमेरिकी लोग एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ जुरान जैसे विशेषज्ञों की जो नॉलेज था या जो इनकी थ्योरीज थी, उनको अडॉप्ट नहीं किया था। इस बात का ध्यान रखें कि
कि इतिहास के पन्नों पर जब हम देखते हैं तो इस जो जापान है वो अमेरिका से बहुत सारे क्षेत्रों में आगे है, आज भी आगे है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि वास्तव में ये जो दो अमेरिकी थे, ये अमेरिकी जापान में आकर के जो काम कर रहे थे उसको जापानी लोग तो रिकॉग्नाइज कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन उनके अपने देश अमेरिका ने उनको कभी भी जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये सारे लोग तो बर्बाद कर देंगे अमेरिकी इंडस्ट्री को। फिर जब जापान बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया तो फिर उससे ये लोग प्रभावित हुए और फिर वापस इन लोगों की खोजबीन स्टार्ट की। ध्यान रखिए कि एडवर्ड डेमिंग के सम्मान में 1950 में ही जापान ने डेमिंग प्राइज की शुरुआत कर दी थी। और डेमिंग प्राइज जापान का अब सबसे बड़ा प्राइज है कॉर्पोरेट सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में दिया जाने वाला, जिसका वहां के राष्ट्रीय चैनल पर जो है वो प्रसारण भी किया जाता है। तो जापान ने डेमिंग के सुझावों को पूरी ईमानदारी से ग्रहण किया और उनको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन उल्टा अमेरिका ने अपने ही देश के एक विशेषज्ञ के कथनों को नहीं स्वीकार किया, जिसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ा। क्योंकि 70-80 के दशक तक आते आते जो है वो जापान अमेरिका से बहुत आगे चला गया था। और जब जापान की एक अप्रत्याशित सफलता को अमेरिका ने देखा, तब अमेरिका ने अपने इन दो विशेषज्ञों को पुनः याद किया और फिर इनसे प्रभावित होकर के फिर से वो व्यवस्था में सुधार लाए। और वो जो विकास का या जो डेवलपमेंट का या बिजनेस का जो जापानीज मॉडल डेवलप हुआ था वर्ल्ड लेवल पर, उसको पूरे विश्व ने अपनाया और फिर यहाँ से उसमें सुधारात्मक बिंदु लेकर के आगे के एक्सपर्ट्स आए। तो यहां से एक तस्वीर समझने की आती है कि पहले तो अमेरिका का वर्चस्व रहा, लेकिन जब फिर कुछ अमेरिकी जापान गए और वहां पर उन लोगों ने जापानीज लोगों के साथ मिलकर के काम किया, तो फिर एक नया मॉडल जो है वो बिजनेस का डेवलप हुआ, क्वालिटी को लेकर के डेवलप हुआ, जिसे उस समय तक अमेरिका एवं दूसरे देशों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जापान को विश्व से एक तबाह हुआ देश मानते थे और जापान के अंदर क्या चल रहा है उस पर बहुत ज्यादा लोगों ने गौर ही नहीं फरमाया। लेकिन जब 60, 70, 80 के दशक तक आते आते जापान ने पूरे विश्व में कब्जा करना शुरू किया, वहां की इंडस्ट्रीज ने पूरे विश्व जो है वर्ल्ड मार्केट पर अपनी धाक जमाई, तब लोगों की नजर जापान पर गई कि अरे एक छोटा सा देश जो युद्ध से तबाह हो चुका था इतनी जल्दी कैसे खड़ा हो गया, जो पूरे विश्व को लीड करने के लिए दिखाई पड़ने लगा। तब जाकर के लोगों ने जापानीज जो मॉडल था उसके को रीड किया और फिर उसको अपने यहाँ अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी मांग के हिसाब से उसको चेंज किया और फिर उस जापानीज मॉडल से इन्फ्लुएंस होकर के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नॉलेज दिया, जिसमें से फिलिप क्रॉस्बी और डेविड ए गार्विन ने जो क्वालिटी की 8 डायमेंशन बताई थी वो बहुत फेमस डायमेंशंस हैं। फिलिप क्रॉस्बी का भी बहुत योगदान रहा। यहीं पर भारतीय बहुत सारे जो है वो गुरुज आए और वो भी कहीं ना कहीं जापानीज मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड थे। तो ये थी क्वालिटीज गुरु को समझने से पहले क्वालिटीज गुरु के बारे में एक बैकग्राउंड स्टडी। अब जरा हम एक एक गुरु को समझते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में वाल्टर सेवार्ट और एडवर्ड डेमिंग एंड C.K. प्रहलाद, यही 3 क्वालिटी गुरुज के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम केवल इन्हीं को पढ़ेंगे। हाँ, इसमें ये जो काओरो इशिकावा है, जिनेची टकाउची है, सीजियो सिंगो है, इनके सिद्धांत भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन वो आगे की थ्योरी में जब हम लोग चेंज मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जापानीज मॉडल से संबंधित कुछ चीजें रखी गई हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वालिटी गुरु। क्वालिटी गुरु को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं। और ये मैनेजमेंट गुरु होते क्या हैं? एक तरीके से बिजनेस फिलोसफर होते हैं, जो बिजनेस की फील्ड में जो चिंतन हुआ, बिजनेस की फील्ड में जो सुधार हुआ, तो उनको ही हम क्वालिटी गुरु कहते हैं या मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं। तो ये है क्या मैनेजमेंट गुरु? फिर से एक बार, ये एक तरीके से बिजनेस फिलोसफर होते हैं। तो हम इसमें से सबसे पहले फिलोसफर्स के बारे में बात करते हैं। वाल्टर शेवार्ट
के बारे में चर्चा करते हैं। और ये कौन थे? एक अमेरिकन एक्सपर्ट्स थे, ध्यान रखना। ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स थे। थोड़ी सी चर्चा इनकी पृष्ठभूमि में करते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ 18 मार्च 1891 को, और जो इनकी डेथ हुई 11 मार्च 1967। ये जो काम करते थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करते थे। और जो क्वालिटी के बारे में हमने इनिशियल कॉन्सेप्ट पढ़े उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब जरा हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, और इनके सबसे बड़े जो शिष्य हुए थे वो एडवर्ड डेमिंग हुए, जो बाद में जापान गए। तो हम अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें, यहां पर आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी का नाम आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी एक जो है वो उस समय की कंपनी हुआ करती थी अमेरिका की। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये कई चीजों के इन्वेंटर रहे बाद में। हालांकि उनको लेकर के एडवर्ड डेमिंग ने बहुत काम किया। तो जो इनके फेमस कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसमें से हम जरा चर्चा करें तो पहला, इनको क्या कहा जाता है, इन्होंने डेवलप किया इन्वेंशन ऑफ PDCA साइकिल, जिसे हम सेवार्ट साइकिल भी कहते हैं। और PDCA साइकिल के बारे में एक चीज समझ लेनी है, क्योंकि कहीं पर आप PDCA के साथ डेमिंग का भी नाम पढ़ते हैं और कहीं पर सेवार्ट का भी पढ़ते हैं। ध्यान रखें कि PDCA साइकिल जो डेवलप की है वो वॉल्टर सेवार्ट ने डेवलप की है, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का या इसको पॉपुलराइज तरीके से इसको साइंटिफिकली जो है विकसित किया वो डेमिंग महोदय ने दिया। तो जो फाउंडर है वो सेवार्ट है, लेकिन उसके डेवलपमेंट में जो ज्यादातर ये काम किया वो इनके शिष्य एडवर्ड डेमिंग है। इसलिए सेवार्ट साइकिल और डेमिंग साइकिल एक्चुअल में वो PDCA साइकिल के बारे में बात होती है। इसीलिए इनको कहा क्या जाता है ग्रैंडफादर ऑफ PDCA साइकिल भी कहा जाता है। बात समझ में आई? दूसरा, इन्हें ग्रैंडफादर ऑफ QC एंड ट्यूकियम भी कहा जाता है। क्वालिटी कंट्रोल और टोटल क्वालिटी जो है मैनेजमेंट के बारे में जो प्रारंभिक बात की थी वो सेवार्ट महोदय ने की थी। ध्यान रखिए कि अभी तक आप लोगों ने फादर शब्द सुना होगा, ग्रैंडफादर शब्द जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल वर्क जो है वो वाल्टर सेवार्ट्स ने ही किया था। और जब हमने ट्यूकियम बताया था तो उसमें बात वाल्टर सेवार्ट्स की मुख्य रूप से चर्चा हुई थी। तो ग्रैंडफादर्स का मतलब है उसके फाउंडर, लेकिन उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने नहीं किया। बाद की जो जनरेशन आई इनकी, उन लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तीसरा जो इन्होंने लोगों ने डेवलप किया वो था SQC यानी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी इनका योगदान रहा। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल
चार्ट इन्होंने बनाया। क्वालिटी कंट्रोल चार्ट इन्होंने विकसित किया। पांचवा, इन्होंने थ्योरीज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स को भी विकसित किया था। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब क्वालिटी की बात हुई तो क्वालिटी के प्रारंभिक चरण में केवल क्वालिटी कंट्रोल का ही कॉन्सेप्ट था, इंस्पेक्शन से मिलता से जो है इन्फ्लुएंस्ड होकर के। तो प्रारंभिक समय में सबसे पहला जो नाम आता है जब भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम वाल्टर सेवार्ट्स का आता है। ये एक अमेरिकन थे और इनका जो प्रमुख योगदान है उसमें से आपने कहा तो आप देखें कि क्वालिटी कंट्रोल में इनका योगदान है, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट में इनका योगदान है, क्वालिटी कंट्रोल की थ्योरी में इनका योगदान है, पीटीसीएस साइकिल इन्होंने डेवलप की, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो स्टैटिक्स थी उसके ये फाउंडर हैं। तो ज्यादातर चीजों के ये फाउंडर हैं, इसीलिए बहुत सारी चीजों के लिए इनमें इनके साथ जो नाम जुड़ा वो ग्रैंडफादर शब्द जुड़ा है, जिसमें से ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपसे पूछी जा सकती है। तो वाल्टर सेवार्ट्स ने प्रारंभिक चरण में ये सारी चीजें डेवलप की, इस पे बहुत ज्यादा ये विस्तार नहीं दे पाए, लेकिन इनके संपत्तियों को विस्तृत रूप देने का जो काम किया था वो इनके शिष्य थे एडवर्ड्स डेमिंग, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो दूसरा नाम है जिस क्वालिटी गुरु के बारे में हमें पढ़ना है उनका नाम है एडवर्ड्स डेमिंग। तो इनका काफी योगदान था, तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। तो दूसरे हमारे जो सिलेबस में गुरु हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ड्स डेमिंग है, और ये है क्या, अमेरिकन है, who went to जापान, जो जापान गए। अब इनका अगर हम थोड़ा सा योगदान देखें तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ अक्टूबर 19 में। इनकी जो डेथ हुई, डाइड हुए, वो हुए दिसंबर 1993 में। जो इनकी एजुकेशन थी वो एजुकेशन थी इनकी पीएचडी इन फिजिक्स एंड मैथ्स में ये पीएचडी थे। जो सबसे बड़ी बात इनके बारे में ध्यान रखी है, ये जाने जाते हैं, ध्यान रखें, नोन एज फादर ऑफ जापान पोस्ट वॉर इंडस्ट्रियल रिवाइवल। तो एज अ फादर ऑफ जापान पोस्ट वॉर इंडस्ट्रियल रिवाइवल, अर्थात तो युद्ध के बाद जो जापान में एक इंडस्ट्रियल रिवाइवल हुआ या जो एक औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था एडवर्ड्स डेमिंग का। और ये इनके गुरु का नाम
जो था वो वॉल्टर सेवर्ट था। तो ये अमेरिका द्वारा जापान भेजे गए, किस लिए? जापान की युद्ध के बाद जो स्थिति थी उस स्थिति से जापान को उबारने में मदद करने के लिए। तो जब ये जापान में आए तो इन्होंने जापानी लोगों के साथ टाइप किया और फिर जापानीज इंडस्ट्रीज को या जितनी भी जापानीज इंडस्ट्रियल थे उनके साथ इन लोगों ने बैठक की। और केवल ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ पूरी एक टीम आई थी जिसमें से जोसेफ जुरान का भी नाम आता है, आर्मंड फेज़ेवेयर का भी नाम आता है, जिनके बारे में हमें हालांकि पढ़ना नहीं डिटेल में, लेकिन कई सारे लोग वहां पर आए थे जो जापान भेजे गए थे अमेरिकी सरकार के द्वारा। तो अब हम जरा इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनका योगदान क्या रहा। यह तो केवल उनका एक बैकग्राउंड था और इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, कि युद्ध के बाद जापान में जो एक औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति में जो सूत्रधार की भूमिका थी या जो एक प्रमुख भूमिका थी, जो की एक पर्सन थे, वो थे एडवर्ड डेमिंग एंड जोसेफ जुरान, और जिसमें से एडवर्ड डेमिंग का योगदान दूसरे की तुलना में सबसे ज्यादा था। तो अब जरा इनकी चर्चा करते हैं, हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो हम कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे वो थोड़ा सा विस्तृत है, इसलिए हम उस कॉन्ट्रीब्यूशंस को थोड़ा सा पॉइंट वाइज कर ले और फिर एक एक कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो डेमिंग फिलॉसफी पढ़ेंगे। डेमिंग फिलॉसफी पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेमिंग 14 प्रिंसिपल या 14 पॉइंट्स, ये बहुत इनके फेमस 14 पॉइंट्स हैं। फिर 7 डेडली डिसीज ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने गुणवत्ता की 7 प्राणघातक बीमारियों के बारे में बात की थी। फिर डेमिंग साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, जिसे हम ने कहा ना PDCA साइकिल ऑफ सेवर्ट्स, उसके बारे में PDCA साइकिल को इन्होंने विस्तृत रूप दिया, एक नया फ्लेवर दिया। और फिर SPC के बारे में बात करेंगे, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जो क्वालिटी एश्योरेंस की सांख्यिकी विधि है। तो इसमें से ये 2 चीजें तो ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इनके बारे में जानते हैं, लेकिन ये 3 चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है कि डेमिंग का दर्शन क्या था या विचारधारा की। ठीक है, यहाँ पर डेमिंग फिलॉसफी या डेमिंग थॉट कह लीजिए, और फिर उनके 14 बिंदु पढ़ेंगे जो उन्होंने बताए। फिर उनकी 7 जो प्राणघातिक या जो डेडली डिसीज ऑफ क्वालिटीज बताई उन्होंने, और फिर डेमिंग साइकिल और फिर SPC के बारे में। तो यहाँ पर चर्चा प्रमुख रूप से जो है वो प्रारंभिक 3 बिंदुओं की हम लोग करेंगे। तो चलिए जरा हम डेमिंग फिलॉसफी पढ़ते हैं क्या होती है, और फिर उसके बाद 14 पॉइंट्स और 7 उनकी जो डिसीजेस हैं क्वालिटी को लेकर के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम डेमिंग फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसे तो डेमिंग ने बहुत सारे विचार दिए हैं, लेकिन हम उनके विचारों में से 2 विचारों को प्रमुखता से चर्चा करते हैं। प्रमुख रूप से 2 विचारों को लेते हैं। पहला जो विचार है उनका वो है
1815 रूल, ये पढ़ना है। और दूसरा जो है सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। ये दो चीजें इनके हमें फिलॉसफी में समझनी है, टू द पॉइंट। ये तो बहुत बार पूछा जाता है। डेविंग यहाँ पर डेविंग और जुरान दोनों महोदयों ने इस रूल को दिया था, ध्यान रखें। इसमें केवल डेविंग का योगदान नहीं है, डेविंग एंड जोसेफ जुरान ने मेथड दिया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है। पहला, ये जो उनका 85-15 रूल है, ये ऐसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। सीधे सीधे नियम किसने दिया और फिर ये नियम किस परिप्रेक्ष्य में था, और जरा उस नियम को समझते हैं। देखिए 1850 रूल ये क्या कहता है। देखिए ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी वर्किंग प्लेस होता है, उस वर्किंग प्लेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई काज सोर्स होता है। भाई बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन समस्याओं का मूल कारण कर्मचारी होते हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध मैनेजमेंट से होता है, ऑर्गेनाइजेशन से होता है। तो इन लोगों ने अपने अध्ययन के आधार पर यह कहा कि 85% प्रॉब्लम्स in workplace is caused by management and only 15% problems is caused by the employee। कहने का तात्पर्य किसी भी कार्यस्थल पर या किसी भी संस्था के अंदर जो भी समस्याएं होती हैं, उनमें से 85% जो समस्याएं होती हैं उनका कारण स्वयं प्रबंधन तंत्र या स्वयं सिस्टम होता है। और केवल उस संस्थान की जितनी भी समस्याएं हैं, यानी जो ओवरऑल जो उसकी प्रॉब्लम है, उस ओवरऑल प्रॉब्लम्स में से केवल 15% जो प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम एम्प्लॉय से रिलेटेड होती है या किसी इंडिविजुअल से संबंधित होती है। तो 85-15 रूल क्या कहता है? अगर हम इस रूल को लिखें तो ये रूल कहता है, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि 85% प्रॉब्लम ऑफ वर्कप्लेस is caused by system or management and only 15% problems of workplace caused by employees or individuals। ये बहुत फेमस बात थी इनकी, जो बहुत फेमस है। ये 80-50-85-15 का रूल नाम से फेमस है। और ये 80-85 रूल या 85/15 रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि किसी भी संस्था के अंदर, यहाँ पर वर्क प्लेस की जगह हम संस्था शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी संस्था के अंदर जितनी भी समस्याएं होती हैं या किसी भी संस्था के अंदर उपलब्ध कुल समस्याओं में से 85% समस्याओं का कारण स्वयं तंत्र होता है, स्वयं मैनेजमेंट होता है, और केवल 15% जो 15% प्रॉब्लम्स होती हैं उनका संबंध कर्मचारियों से होता है। इसका मतलब है कि वो जो लोगों के एक विचार था कि किसी भी संस्था के अंदर जो समस्याएं होती हैं
वो समस्या ज्यादातर कर्मचारियों की वजह से उपजी हुई होती हैं, या कर्मचारी ज्यादा समस्या खड़ी करता है। इन लोगों ने इस बात को नकारा और अपने अध्ययन में इन लोगों ने कहा कि किसी भी संस्था के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो समस्याओं का कारण जो है वो स्वयं सिस्टम होता है या स्वयं मैनेजमेंट होता है। उदाहरण के तौर पर भी हम देख लें, अगर हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ले लें या किसी विश्वविद्यालय को ले लें या किसी महाविद्यालय को ले लें, किसी कोचिंग संस्थान को ले लें, तो ये बात समझ में आती है कि भले ही हमको दूर से लग रहा हो कि वहां पर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कर्मचारियों से के द्वारा ज्यादा उत्पन्न की जा रही हैं या कर्मचारी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो समस्याओं के मूल में कारण होता है वो कारण 85% तक प्रबंधन तंत्र या सिस्टम स्वयं होता है, क्योंकि सिस्टम का हस्तक्षेप ऊपर से नीचे तक होता है। और जब सिस्टम निष्क्रियता रहता है, जब सिस्टम अनबायस्ड होता है, पक्षपात करता है, एक्टिव नहीं रहता, तो उस सिस्टम की शिथिलता से, सिस्टम की बायस्डनेस से, सिस्टम के पास्टुलेशन से ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं। कर्मचारियों का जो रोल होता है वो बहुत सीमित होता है। तो ये रूल हमको क्या बताता है? ये रूल हमको बताता है डेमिंग महोदय का कि हम किसी भी संस्था में जाएं, और ये केवल संस्था के अंदर नहीं, अगर हम इसको उदाहरण से देखें तो ये हमें दैनिक जीवन में भी समझ में आता है कि अगर किसी परिवार की समस्याएं हैं तो आप देखें कि ज्यादातर समस्याओं के कारण में जो होते हैं वो समस्या जो है परिवार के मुखिया होते हैं, और अगर मुखिया वहां पर सही है तो समस्या उतनी नहीं होती, उतनी बच्चों की या दूसरे सदस्यों की उतनी समस्याएं नहीं होती हैं। हाँ, समस्याओं का उत्पन्न होना अलग बात है, लेकिन उन समस्याओं के कारण तत्व की बात ध्यान रखिए कि यह समस्याएं कि यहाँ पर कारणों की बात की जा रही है, यहाँ समस्याओं की उत्पत्ति के बारे में बात नहीं की जाए। तो समस्याओं का जो कारण होता है वो कारण 85% तक स्वयं संस्थान होती है या स्वयं उसका प्रबंधन तंत्र होता है, और केवल 15% कर्मचारी जिम्मेदार होता है या इंडिविजुअल जिम्मेदार होता है वो संस्था की समस्याओं के लिए। तो ये रूल हमको हमारी सोच में एक बदलाव की बात करता है, और ये बदलाव हमसे कहता है कि अगर हम किसी संस्था के अंदर एज ए लीडर हैं, एज ए मैनेजर हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ज्यादातर जो समस्याएं हैं उसके मूल में स्वयं हम ही हैं। अगर हमारी कोई संस्था है या हम किसी संस्था में एक जिम्मेदार पद पर हैं, अगर हम मैनेजर के स्तर से काम कर रहे हैं, हम एक लीडर के स्तर से काम कर रहे हैं, तो फिर ज्यादातर समस्याओं की जवाबदेही है वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि इनका सुझाव था कि 85% जो समस्याएं होती हैं वो स्वयं सिस्टम की वजह से होती हैं, और 15% समस्याएं ही केवल कर्मचारियों की वजहों से रहती हैं। तो हमें कर्मचारियों को दोषी ठहराने से बचना चाहिए, कर्मचारियों को समस्याओं के स्रोत के रूप में रेखांकित करने से परहेज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्वयं समस्याओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए यदि हम किसी संस्था में एक लीडर के तौर पर या एक मैनेजर के तौर पर वर्क कर रहे हैं। तो समझ में आया 85-15 रूल क्या है? तो इसको इसी नाम से आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब इनके फिलॉसफी का जो दूसरा एस्पेक्ट है हम उसकी चर्चा करते हैं, प्रोफाउंड सिस्टम ऑफ नॉलेज। अब प्रोफाउंड सिस्टम और प्रोफाउंड का मतलब अत्यधिक, और सिस्टम ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का तंत्र। इसमें उन्होंने एक बात कही थी, एक इनका जो मेन जो की पॉइंट था, उनका कहना था कि इंक्रीज ऑफ क्वालिटी and productivity increase of quality and productivity is
depends on decrease of fluctuations or variation। तो गुणवत्ता और उत्पादकता कब बढ़ती है, यानी इंक्रीज ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन डिक्रीज ऑफ फ्लक्चुएशंस और वेरिएशंस। का मतलब विचलन या उतार चढ़ाव की कमी पर ही गुणवत्ता और उत्पादकता की वृद्धि निर्भर करती है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था के अंदर गुणवत्ता और उत्पादकता की वृद्धि विचलन या फ्लक्चुएशंस की कमी पर ही निर्भर होती है या निर्भर करती है। तो अगर हमें जितनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है उसी प्रोपोर्शन में हमको फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना होगा। तो अगर हमें क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो फिर हमें फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस को डिक्रीज करना होगा। तो जिस मात्रा में आप वेरिएशन को डिक्रीज करेंगे उसी तुलना में या उसी समानुपातिक दृष्टि से आपकी गुणवत्ता और आपकी उत्पादनशीलता में वृद्धि होगी। और इस चीज को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4 सिद्धांत बताए अपने इस प्रोफाउंड सिस्टम ऑफ नॉलेज के अंतर्गत। तो वो जो उनके यहाँ पर नॉलेज के अंतर्गत जो उन्होंने रूल बताया उसमें से पहला जो रूल है वो है थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यहां पर अनुकूलन से है, समझ लीजिए। फिर है थ्योरी ऑफ वेरिएशन, मतलब फैलाव या अंतर कह लीजिए। तीसरा जो सिद्धांत था थ्योरी ऑफ नॉलेज, और जो चौथा है थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी है। तो ये चारों सिद्धांतों को यहां पर हम ज्ञान की बात करते हैं या हम मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो जरा हम इनको समझते हैं कि ये सिद्धांत क्या है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अनुकूलन। इनका कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन एज अ टोटल सिस्टम, नॉट अ इंडिविजुअल। ऑप्टिमाइजेशन शुड बी in total system, not a individual system। कहने का तात्पर्य है कि अनुकूलन का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी संस्था के अंदर जो अनुकूलन होना चाहिए वो समग्र रूप में होना चाहिए, एक व्यक्तिगत स्तर पर नहीं या किसी एक सब ग्रुप लेवल पर नहीं। कहने का तात्पर्य, जैसे अगर हम बात करें किसी भी संस्था के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे संस्था के अंदर एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंसर होते हैं, कम्युनिटी होती है, अपनी बिजनेस कम्युनिटी है। तो इनका कहना है कि अनुकूलन सब यानी सबको समग्र रूप में काम करना चाहिए और सबके बीच समन्वय होना चाहिए, कहीं पर खींचातानी नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, किसी लेवल पर नहीं बटा होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन किसी खास स्तर पर नहीं दिखाई देना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन
का जो काम है, वो ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी संस्था में होनी चाहिए, वो टोटल लेवल पर होनी चाहिए, ऐसा होल लेवल पर होनी चाहिए। अर्थात अनुकूलन संस्था के किसी एक विभाग में ना होकर, संस्था के किसी एक समूह के बीच में ना होकर, संस्था से संबंधित सभी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, सबके बीच अनुकूलन होना चाहिए। चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हो या एम्प्लॉयर हो। तो बात समझ में आ रही? तो थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कहती है कि किसी भी संस्था के अंदर अनुकूलन समग्र और संपूर्ण रूप में होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर या किसी विशेष स्तर पर नहीं। अर्थात ग्राहक, कर्मचारी, नियोक्ता, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटी आदि सभी के बीच होना चाहिए। कम्युनिटी का मतलब है कि उस सेक्टर में बहुत सारे और लोग भी काम कर रहे होंगे। मान लीजिए जैसे एक कॉलेज कोई चला रहा, तो एक जो कॉलेज दूसरा कॉलेज है, दूसरा मैनेजमेंट है, तो उसके साथ भी हमको ट्यूनिंग रखनी चाहिए। तो कम्युनिटी के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, अपने ग्राहकों के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने फाइनेंसर के साथ, सबके साथ ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ एक ऑप्टिमाइजेशन प्राप्त करने की पहल करनी चाहिए या प्रयास करना चाहिए। फिर थ्योरी ऑफ वेरिएशन क्या कहती है? थ्योरी ऑफ वेरिएशन कहती है, वेरिएशंस का मतलब क्या है? वेरिएशंस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड एक्चुअल। हम किसी भी चीज की जब कल्पना करते हैं तो एक उसका आदर्श स्वरूप होता है और एक फिर उसका वास्तविक स्वरूप होता है जो हमको मिला। तो वो जो आदर्श और वास्तविकता यानी आइडियल और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को ही हम वेरिएशन कहते हैं। और इनका कहना था कि जो वेरिएशन है वो क्वालिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी वेरिएशन इज द की कॉज ऑफ पुअर क्वालिटी। अब ये वेरिएशन के एस्पेक्ट क्या है? वेरिएशन, इनका कहना था कि वेरिएशन जो है वो इनहेरेंट होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता। तो हमें वेरिएशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि वेरिएशन ही गुणवत्ता या खराब गुणवत्ता का एक बहुत बड़ा कारण है। अब वेरिएशंस के बारे में इनका कहना था कि वेरिएशन दो तरह का होता है, कॉमन वेरिएशन होता है और एक स्पेसिफिक वेरिएशन होता है, सामान्य विचलन और एक विशिष्ट विचलन या अंतर होता है। कॉमन वेरिएशन वो होता है जो इनहेरेंट होता है, यानी हमेशा बना ही रहता है, और स्पेसिफिक वेरिएशन जो होते हैं वो जो है अनइनहेरेंट होते हैं। अर्थात इनहेरेंट का मतलब है आनुवांशिक हो जाना, हेरिडिटिकल हो जाना, और अनइनहेरेंट का मतलब है जो कभी कभार आते हैं। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड एक्चुअल। वेरिएशन इज द key element of poor quality. There are two types of variation, common variation and specific variation. Common variation inherent nature का होता है, जो हमेशा रहता है और इसे हम प्रोसेस में सुधार करके नियंत्रण कर सकते हैं। जो स्पेशल वेरिएशंस होते हैं उसके लिए हमें तमाम स्पेशल टेक्निक्स का या हमें स्टैटिक्स का टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है। कॉमन हमेशा होती रहती हैं जो इनहेरेंट है, और स्पेसिफिक जो कभी कभार होती है या अनइनहेरेंट होती है। दूसरी बात, वेरिएशन को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन शून्य नहीं किया जा सकता। तो तीसरी बात है थ्योरी ऑफ नॉलेज। जब हम नॉलेज की बात करते हैं बिजनेस की फील्ड में, तो हम ये जानते हैं कि जो ज्ञान होता है वो दो तरीके का होता है, एक सैद्धांतिक ज्ञान और एक व्यवहारिक ज्ञान, एक थ्योरेटिकल नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। अनुभव और सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में जो डेनिंग महोदय का विचार था वो थोड़ा सा अलग था। अमूमन व्यापार के क्षेत्र में हम कहते हैं कि अनुभव बहुत महत्व रखता है, लेकिन इनका कहना था कि अनुभव केवल व्याख्या कर सकता है, अनुभव किसी चीज का परीक्षण नहीं कर सकता। इनका कहना था कि नॉलेज इज नॉट पॉसिबल विदाउट थ्योरी। भाई एक मैनेजर को क्यों कहा जाता है कि आप एमबीए करो, अच्छे जगह से करो? क्यों हमको किताबें पढ़ाई जा रही हैं या हमको ये नॉलेज क्यों दिया जा रहा है? भाई हम पढ़ा करके अपने जीवन से, अनुभव से भी तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं।
लर्निंग बाय एक्सपीरियंस जो होती है, लर्निंग बाय स्टडी एक होती है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। तो इनका कहना था कि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस्ड करना चाहिए, या ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं की, लेकिन उनका कहना था कि बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के प्रैक्टिकल नॉलेज पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अर्थात इनका कहना था कि अगर हम किसी व्यक्ति, कोई एक सफलता का एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति से कोई सफल हो गया और अगर हम उसकी सफलता से इंस्पायर्ड होकर के उसकी नकल करते हैं तो हम बहुत बड़े अपने आप को एक डिजास्टर्स में या अपने आप को एक बहुत बड़े संकट में डाल लेते हैं बिना उसको समझे। तो हमें केवल किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता से प्रेरित होकर के उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी सफलता के कारणों को जानने का और समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सफलता या असफलता जो है वो अप्रत्याशित नहीं होती, उसके मूल में बहुत सारे कारण होते हैं। तो इनका कहना था कि हमें थ्योरी नॉलेज लेनी चाहिए। थ्योरी नॉलेज का मतलब है कि वो जो हमको सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, एमबीए के स्टूडेंट्स को बहुत गंभीरता से एमबीए करना चाहिए। एक टीचर को जो टीचिंग से संबंधित नॉलेज है वो भी लेना चाहिए। केवल एक्सपीरियंस बेस्ड व्यक्ति हमेशा सफल नहीं हो सकता। तो knowledge is not possible without theory, because theory test the cause effect relationship. Experience only describe the cause effect relationship, not attested. कहने का तात्पर्य है जो आपका अनुभव है वो अनुभव किसी भी परिस्थिति की व्याख्या कर सकता है, उस परिस्थिति में संबंधों के बीच कारण प्रभाव संबंध को कि ना तो जांच कर सकता है, और जब जांच नहीं कर सकता तो फिर हम वहां प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो थ्योरी का फायदा क्या है? थ्योरी का फायदा यह है कि थ्योरी से हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी पता चलती है, और जब हमको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पता चल जाती है तो फिर हम एक पूर्व कथन या भविष्य कथन या प्रेडिक्शन करने की स्थिति में होते हैं। अनुभव किसी भी चीज को केवल उसकी व्याख्या कर सकता है, उसका परीक्षण नहीं कर सकता है। तो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पर इन्फोसिस करना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्सपीरियंस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इससे सीख क्या मिल रही है? जो थ्योरी ऑफ नॉलेज हमसे कह रहा है, थ्योरी ऑफ नॉलेज हमसे यही चीज कह रहा है कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता से प्रेरित होकर के कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए, बल्कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता के कारणों को सबसे पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना समझे किसी व्यक्ति की सफलता से प्रेरित होकर के अपने निर्णयों को आप बदल रहे हैं या अपने निर्णयों आप अपने लिए कोई नया निर्णय ले रहे हैं, तो फिर अब भविष्य में आप अपने आप को एक बहुत बड़े संकट में डाल रहे हैं। ये डेमिंग महोदय का मानना था। फिर थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी कहती है कि नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉय या नेसेसरी फॉर द पीपुल्स। मतलब किसी भी संस्था के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों या कर्मचारी हों, सभी को मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि मनोविज्ञान के ज्ञान से ही हमें लोगों को समझने में आसानी होती है, हमें लोगों के बीच के आपसी व्यवहारों को समझने में आसानी होती है, हमें लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को समझने में आसानी होती है। और इसी साइकोलॉजी के नॉलेज से ही हम लोगों को रिवॉर्ड्स देंगे, हम लोगों को रिकॉग्नाइज करें, उनको मोटिवेशन दें, उनको एक जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। तो ये जो साइकोलॉजी का नॉलेज है, ये साइकोलॉजी का नॉलेज क्यों जरूरी है? फॉर द जॉब सेटिस्फैक्शन, फॉर द मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सक्सेस सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें जरूरी हैं। क्योंकि अगर हमें किसी संस्था को लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण तरीके से संचालित करना है तो वहां पर कर्मचारियों के बीच प्रेरणा का स्तर, संतुष्टि का स्तर, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन आदि चीजों को प्रॉपरली इंगेज करना चाहिए या इंगेज करना होगा। तो ये चारों जो रूल हैं और वो जो उनका 85-15 रूल है, ये बेसिक जो थॉट है वो डेमिंग का था उस कालखंड में ऑर्गेनाइजेशंस के रेफरेंस में। यहाँ पर अनुकूलन की बात हो रही है। अनुकूलन समग्र रूप में होना चाहिए, यानी जितने भी मैन रिसोर्सेज हैं सबके बीच एक समान अनुकूलन होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएशन का मतलब है कि वेरिएशन को कंट्रोल करना चाहिए। वेरिएशन क्या है? आइडियल और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता। ये कुछ
पारंपरिक जो है परंपरागत होती हैं, कुछ गैर पारंपरिक अर्थात कुछ अनुवांशिक होती हैं और कुछ गैर अनुवांशिक होती हैं। यहाँ पर कहता है कि दो तरह का नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सपीरियंस नॉलेज बिकॉज theoretical knowledge verified the cause effect relationship and make prediction. Practical knowledge only describe the cause and effect relationship, not tested that relationship. और theory of psychology में उन्होंने बताया कि knowledge of psychology is necessary for everyone because psychology give the power to understand the interaction, understand the people, understand the management, understand the system. क्योंकि psychology से ही system, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन लेवल, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन जैसे चीजों को अपनी संस्था में इंप्लीमेंट करता है। तो ये था डेमिंग की फिलॉसफी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम डेमिंग महोदय के वो 14 पॉइंट्स और उनकी जो 7 डेडली क्वालिटी डिसीजेज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वारीज हो तो डेफिनेटली उनको कमेंट्स बॉक्स में छोड़िए, अगली क्लास में उनको हम कंसीडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगली क्लास पर फिर मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय।